हेलो एंड वेलकम टू शानवी स्टडी सर्कल। सो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इसका थर्ड पार्ट, जिसके अंदर हम लोग यूनिट 7, 8 और 9 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस जो पार्ट 1 और 2 है, जिसके अंदर हम लोग ने यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 6 तक जो है डिस्कस किया है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसको आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं पार्ट 3 को, स्टार्टिंग विद यूनिट 7, है ना। यूनिट 7 का टाइटल है रिलीजियस रिफॉर्म और पब्लिक डिबेट्स। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे रिलीजियस रिफॉर्म की और पब्लिक डिबेट्स की। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि वाई फ्रॉम अर्ली 19th सेंचुरी देयर वर इंटेंस डिबेट्स अराउंड रिलीजियस इश्यूज़। इसके पीछे रीज़न भी था कि भाई जो डिफरेंट ग्रुप्स थे, सोशल ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स, दे वर कन्फ्रंटिंग द चेंजेस, जो बदलाव उनकी लाइफ में आ रहे थे विद इन कॉलोनियल सोसाइटी, कॉलोनियल रूल के अंडर में। ठीक है, उन चेंजेस को वो अलग तरीके से कन्फ्रंट कर रहे थे और नए नए यहाँ पे इंटरप्रिटेशंस वगैरह देखने को मिल रहे थे जो डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स हैं उनके। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं कि भाई कुछ लोग यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो प्रैक्टिसेस थी उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, रिफॉर्म के लिए, रिफॉर्मेशन के लिए बेसिकली वो कैंपेन कर रहे थे, आंदोलन वगैरह चला रहे थे, रिफॉर्मेशन यानी बदलाव लाने के लिए सोसाइटी में। और कुछ लोग इन रिफॉर्मर्स के आर्ग्यूमेंट को काउंटर कर रहे थे। ठीक है, इस तरह की डिबेट्स पब्लिक और प्रिंट दोनों में जो है यहाँ पे चल रही थी। ठीक, ये वो समय भी था जब काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी यहाँ पे देखने को मिलती थी सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बीच में और हिंदू जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे उनके बीच में। ऑर्थोडॉक्स यानी जो कंजर्वेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं, पुरानी विचारधारा वाले लोग, अ, कुछ मुद्दों के ऊपर, जैसे हम बात करें विडो इमोलेशन यानी जिसे हम सती प्रथा के नाम से जानते हैं, मोनोथीज्म यानी कि बिलीव इन वन गॉड की जो आइडियोलॉजी थी, ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड यानी जो ब्राह्मण्स की डोमिनेंसी थी सोसाइटी के अंदर, और आइडोलेट्री यानी आइडल वर्शिप। तो ये कुछ मुद्दे थे जिनके ऊपर यहाँ पे रिफॉर्मर्स और जो ऑर्थोडॉक्स, हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे, इनके बीच में कंट्रोवर्सी देखने को मिलती थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए जो आइडियाज़ थे यहाँ पे, एवरीडे स्पोकन लैंग्वेज यानी कॉमन, जो ऑर्डिनरी लोग थे, आम जनता थी, उनकी कॉमन लैंग्वेज में चीज़ें प्रिंट की जाती थी। जैसे राम मोहन रॉय, इनकी बात करें तो इन्होंने संवाद कौमुदी की शुरुआत की 1821 में। और इनको, जिसमें बेसिकली ये लोग, ये जो है एग्जिस्टिंग जो प्रैक्टिसेस थी इस तरह की, इनको क्रिटिसाइज़ करते थे और इनको काउंटर करने के लिए हिंदू जो ऑर्थोडॉक्सी थी उसने समाचार चंद्रिका नाम से न्यूज़पेपर की शुरुआत की। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ इस टॉपिक के अंडर में आता है, इसमें मुस्लिम उलामास की बात की गई है कि वाई दे वर डीपली एंशियस अबाउट द कोलैप्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज़। इनका देखो डर ये था कि भाई जो कॉलोनियल रूलर्स हैं यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो कन्वर्जन को इनकरेज करेगी, यानी मुस्लिम्स को क्रिश्चियन में बदलने की कोशिश की जाएगी और मुस्लिम पर्सनल लॉज को चेंज करने की कोशिश की जाएगी। इसको काउंटर करने के लिए इन्होंने चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस की शुरुआत की और पर्शियन और उर्दू ट्रांसलेशंस, इनके जो होली स्क्रिप्चर्स होते थे उनका पर्शियन और उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेशन वगैरह जो है करके होली स्क्रिप्चर्स को प्रिंट करना शुरू किया। ठीक है, कई यहाँ पे न्यूज़पेपर्स की शुरुआत भी होती है, रिलीजियस न्यूज़पेपर्स की। इसके बाद देवबंद सेमिनरी की शुरुआत होती है 1867 में, जिसने कई सारे फतवाज यानी जो एक तरह से हम कह सकते हैं लीगल एक ऑर्डर्स वगैरह हो गए। ठीक है, यहाँ पे इशू किए जाते हैं, जिसमें मुस्लिम्स को ये बताया जाता है कि किस तरह से उनको अपनी डेली लाइफ स्पेंड करनी है, रोज़ जीवन में डेली जो रोज़ क्या बेसिक कह सकते हैं कि रूल्स हैं जो उनको फॉलो करने हैं डेली लाइफ के अंदर, डेली कंडक्ट क्या रहेगा उनका, वो बताया गया। इसके अलावा जो इस्लामिक डॉक्ट्राइन्स यानी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम के, उनका मीनिंग उनको एक्सप्लेन किया जाता था। थ्रू आउट हम कह सकते हैं 19th सेंचुरी कई सारे इस तरह से मुस्लिम सेक्ट्स और सेमिनरीज वगैरह जो है यहाँ पे अपीयर होती हैं और हर एक का अपना डिफरेंट एक इंटरप्रिटेशन था अपने फेथ को लेकर के, और हर कोई अपनी फॉलोइंग को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ था। ठीक है, और उनके जो ओपोनेंट्स थे
उनके इन्फ्लुएंस को यहाँ पे काउंटर भी कर रहे थे लोग। उर्दू प्रिंट ने एक तरह से यहाँ पे हेल्प किया, जो ये जो इनका जो लड़ाई थी कह सकते हैं, जो अपने धर्म को बचाने की, ठीक है, और उसका प्रचार करने की, ठीक, इसको पब्लिक तक पहुंचाने में मदद की। अब जब हम बात यहाँ पे मुस्लिम्स की कर रहे हैं, तो आखिर हिंदूज़ ने क्या किया यहाँ पे इसी तरह के रिलीजियस कन्वर्जन्स को काउंटर करने के लिए, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। तो हिंदूज़ जो हैं इन्होंने भी भाई रीडिंग, जो रिलीजियस टेक्स्ट थे उनकी रीडिंग को एनकरेज किया, ठीक है, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में प्रिंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे जो एडिशन रामचरितमानस का प्रिंट होता है, ठीक है, वो 17वीं सेंचुरी में कैलकाटा में जो है प्रिंट होता है 1810 में। फिर मिड 18 सेंचुरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चीप लिथोग्राफिक एडिशन जो थे वो इन नॉर्थ इंडियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा बल्क में देखने को मिलते हैं। इसके बाद 1880 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ में और श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में जो है शुरू हो जाता है, और ये बड़ी संख्या में यहाँ पे वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस के अंदर रिलीजियस टेक्स्ट को पब्लिश करना, प्रिंट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। दे वर ऑल्सो रेड आउट टू लार्ज ग्रुप ऑफ, जो इलिटरेट आबादी थी उनके बीच में इन रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ा जाता है, ठीक है। अब कह सकते हैं कि जो रिलीजियस टेक्स्ट थे इनकी वजह से यहाँ पे जो है दे हेल्प्ड टू रीच अ वाइड सर्कल ऑफ पीपल, जिससे उनके बीच में डिस्कशंस, डिबेट्स, कंट्रोवर्सीज वगैरह देखने को मिलती हैं, ठीक है। यूनिट 8, तो यहाँ पे हमारी यूनिट 7 ख़त्म होती है। अब हम यूनिट 8 की बात करेंगे जिसका टाइटल है न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। सो इसमें हम बात करेंगे पहले कि भाई व्हाट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन 19वीं सेंचुरी, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, बातें थी जिनसे कुछ नए फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन की शुरुआत होती है। तो जिस तरह से प्रिंट कल्चर जो है स्प्रेड हो रहा था बहुत तेज़ी से, प्रिंटिंग के डेवलप होने की वजह से हम कह सकते हैं कि न्यू काइंड ऑफ राइटिंग के लिए जो एपेटाइट थी, मतलब रीडर्स नया नया कंटेंट पढ़ना चाहते थे बेसिकली, और जैसे जैसे लोग लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हो रहा था या लोग ज़्यादा किताबें पढ़ना शुरू कर चुके थे, वो चाहते थे कि भाई उनकी मतलब जो एक आम इंसान है उसकी लाइफ को, उसके एक्सपीरियंसेस, इमोशन, रिलेशनशिप वगैरह को पढ़ना चाहते थे, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट हो जो कंटेंट वो पढ़ रहे हैं उसके अंदर, तो ताकि वो कनेक्टेड फील करें उससे बेसिकली। इसी के चलते द नॉवेल नाम से एक लिटरेरी फॉर्म की शुरुआत होती है यूरोप के अंदर, जो इसी तरह का बेसिकली कंटेंट पब्लिश कर रही थी, ठीक है। फॉर रीडर्स के लिए अगर बात की जाए तो भाई हम कह सकते हैं कि एक नया, इट ओपनड अप बेसिकली द न्यू वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस, एक विविड सेंस ऑफ डाइवर्सिटी ह्यूमन लाइफ, मतलब अलग अलग तरह के बैकग्राउंड के लोगों के बारे की लाइफ्स के बारे में लोगों को पढ़ने को मिलता है, जानने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक न्यू वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस था उनके लिए बेसिकली। न्यू लिटरेरी फॉर्म्स एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग, जैसे कि लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, सोशल पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर एसेज वगैरह आते हैं। तो ये कुछ न्यू लिटरेरी फॉर्म्स थे जो वर्ल्ड ऑफ रीडिंग में एंटर कर चुके थे, ठीक है। अगला प्रश्न हम कहेंगे कि भाई बाय द एंड ऑफ 19वीं सेंचुरी एक न्यू विजुअल कल्चर जो था इट वाज टेकिंग शेप, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है, ये नेक्स्ट पैराग्राफ में पार्ट आता है हमारा। तो हम कह सकते हैं कि विद द इंक्रीजिंग सेटिंग अप ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रिंट, जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेसेस की संख्या बढ़ रही थी तो अब विजुअल इमेजेस को प्रिंट करना जो है, रिप्रोड्यूस करना बहुत आसान हो गया था, ठीक है। पेंटर्स, जैसे कि एक नाम यहाँ पे हमें दिया है, काफ़ी फेमस नाम है ये, राजा रवि वर्मा, इन्होंने इमेजेस वगैरह प्रोड्यूस की मास सर्कुलेशन के लिए। इसके अलावा जो पुअर वुड इनग्रेवर्स वगैरह हुआ करते थे जो वुड ब्लॉक्स बनाते थे, ठीक, इन्होंने अपनी दुकानें लेटर प्रेसेस के पास सेटअप कर ली, जिनको इवन एम्प्लॉयमेंट मिल जाता था इन प्रिंट शॉप से, ठीक है। चीप प्रिंट्स, कैलेंडर्स वगैरह बाज़ारों में आसानी से अवेलेबल होने लग गए, जिनको गरीब आदमी भी खरीद सकता था अपने घरों की दीवारों पे लगाने के लिए, ठीक है, अपने प्लेस ऑफ वर्क जो था वहाँ पे लगाने के लिए। तो ये
इस तरह के जो प्रिंट्स थे बेसिकली ये मॉडर्न आइडियाज़ थे उनको लोगों तक पहुंचाने में हेल्प कर रहे थे। इसके अलावा ट्रेडिशनल रिलीजन, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, कल्चर, हर एक टॉपिक के ऊपर जो है यहाँ पे आइडियाज़ लोगों तक इनके माध्यम से पहुंचाए जा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो विजुअल कल्चर है वो लोगों तक पहुंच रहा था और उसके थ्रू नए आइडियाज़ लोगों तक पहुंच रहे थे। अगला है कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स। तो बाय 1870 कार्टून्स और कैरिकेचर्स जो थे दे वर पब्लिश्ड, इनको पब्लिश किया जाने लगा जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स के अंदर, जिसमें सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर कमेंटिंग की जाती थी। ठीक है, कुछ कैरिकेचर्स जो थे यहाँ पे जो एजुकेटेड इंडियन जो पढ़े लिखे भारतीय थे जो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड थे वेस्टर्न कल्चर से, तो उसको प्रदर्शित करने की, दिखाने की कोशिश की जाती थी, उसको रिडिक्यूल किया जाता था। ठीक है, जबकि कुछ जो कैरिकेचर्स होते थे इनमें जो है द फियर ऑफ सोशल चेंज, यानी जिस तरह से समाज में बदलाव आ रहा है, भारतीय समाज वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर बदल रहा है, तो उसको दिखाने की कोशिश की जाती थी। देवर इसके अलावा इम्पीरियल कैरिकेचर्स भी होते थे भाई, जहाँ पे जो नेशनलिस्ट थे उनको मॉक किया जाता था, उनको एक फ़नी वे में प्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, दूसरा नेशनलिस्ट कार्टून्स होते थे जो इम्पीरियल रूल को क्रिटिसाइज़ करते थे। ठीक, दे मॉक द रॉयल जो फिगर्स होते थे उनको मॉक किया जाता था, उनकी मोरालिटी को क्रिटिसाइज़ किया जाता था। इसके अलावा ये दिखाने की कोशिश की जाती थी कि किस तरह से जो मोनार्की है वो सेल्फ अब्जॉर्ब्ड है अपने में, और जबकि कॉमन आदमी जो है वो अ, एक दे वर लिविंग अ लाइफ ऑफ हार्ड फुल ऑफ हार्डशिप, है ना, मुश्किलों से भरा जीवन वो गुजार रहे हैं किस तरीके से। तो ये कार्टून्स और कैरिकेचर्स की मदद से प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक प्रिंट दिखाया गया है जो कि राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया है, पेंट किया गया है। और इसमें बेसिकली हमको यहाँ पे दिखाया गया कि भाई जो राजा ऋतुध्वज हैं, वो प्रिंसेस मदालसा को डीमंस की कैप्टिविटी से बचाने के लिए आते हैं, किस तरह से छुड़ाते हैं वो दिखाया गया है यहाँ पे। अगला टॉपिक है हमारा रोल ऑफ प्रिंट इन चेंजिंग द लाइव्स ऑफ वुमेन। ठीक है, तो विद द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट हम कह सकते हैं कि भाई समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जो लाइव्स थी, मतलब महिलाओं के जीवन के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में भी लिखा जाने लगा। ठीक है, इसकी वजह से वुमेन रीडरशिप जो है बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती है, स्पेशली मिडिल क्लास हाउसेस में। ठीक है, फिर बताया जा रहा है कि भाई जो लिबरल माइंडसेट के लोग थे, जो लिबरल हस्बैंड्स थे, फादर्स थे, उन्होंने लड़कियों को घरों पे पढ़ाना शुरू किया और इवन स्कूल्स भी भेजा। जब शहरों के अंदर स्कूल्स वगैरह खुल जाते हैं मिड 19 सेंचुरी के अंदर, वुमेन स्कूल्स की शुरुआत होती है। कई जर्नल्स भी जो है यहाँ पे शुरू होते हैं, जिनके अंदर इवन दैट कैरीड राइटिंग्स बाय वुमेन, यानी महिलाओं के द्वारा लिखे हुए लेख उनमें होते हैं। ठीक, और वो बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं कि वुमेन एजुकेशन की बात करते हैं कि भाई वुमेन एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसमें बताने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा इसमें एक प्रॉपर सिलेबस और सूटेबल रीडिंग मैटर भी होता है। ठीक है, जिसको होम बेस्ड स्कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे तो हमने बात की कि जो लिबरल माइंडसेट था वुमेन एजुकेशन के ऊपर वो किस तरह का था। अब इधर बात करेंगे कंजर्वेटिव्स के, जो कंजर्वेटिव माइंडसेट था वुमेन एजुकेशन को लेकर के, वो क्या था और इसको किस तरह से काउंटर किया गया। ठीक है, तो कंजर्वेटिव हिंदूज़ की अगर बात करें तो इनका मानना था कि भाई जो लिटरेट गर्ल है, शी वुड बी विडोड, है ना, वो जल्दी ही विधवा हो सकती है। ऐसा एक बिलीफ, सुपरस्टिशन कह सकते हैं इसको, एग्जिस्ट करता था। मुस्लिम्स की बात करें तो इनका मानना है कि भाई जो एडुकेटेड वुमेन है, शी वुड बी करप्टेड बाय रीडिंग उर्दू रोमांसेस। ठीक है, बट अब बात करेंगे इसके काउंटरिंग की, तो जो रेबल वुमेन, बहुत सारी महिलाओं ने इस तरह के जो प्रोहिबिशंस इनके ऊपर लगाए जा रहे थे, पाबंदियां लगाई जा रही थी, इनको डिफाई किया, इनका विरोध किया। और ऐसे ही कुछ इंस्टेंसेस, एग्जांपल्स हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलते हैं। जैसे पहला अगर हम बात करें तो एक बताया गया कि भाई अ गर्ल फ्रॉम अ मुस्लिम कंजर्वेटिव फैमिली ऑफ नॉर्थ इंडिया, उसने व्हाट शी डिड, शी सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन उर्दू। जबकि उसकी फैमिली जो है उसे
सो ये फर्स्ट इंस्टेंस हो गया जहाँ पे हमने पढ़ा कि भाई जो एक लड़की थी मुस्लिम कंजर्वेटिव फैमिली से नॉर्थ इंडिया में, उसने सीक्रेटली जो है पढ़ना और लिखना सीखा उर्दू में। इसके बाद दूसरा एक इंस्टेंस मिल जाता है कि भाई ईस्ट बंगाल में अर्ली 19 सेंचुरी में राज सुंदरी देवी नामक एक लड़की जो कि एक यंग मैरिड गर्ल थी बेसिकली, ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड से। शी ऑल्सो लर्न टू रीड इन द सीक्रेसी ऑफ हर किचन, और बाद में उनकी ऑटोबायोग्राफी अमार जीवन के नाम से भी पब्लिश होती है 1876 में। ठीक है, तो किस तरह से यहाँ पे कह सकते हैं कि शुरुआत होती है। ठीक है, किस तरह से इन लोगों ने जो प्रोहिबिशन थे उनको डिफाई किया, वो समझाने की कोशिश की जा रही है इन एग्जांपल्स के थ्रू। फिर बात करेंगे कि भाई 1860 से कुछ बंगाली वुमेन, जैसे कि नाम दिया है कैलाश बासिनी देवी, इन्होंने इन लोगों ने जो है किताबें लिखनी शुरू की। ठीक है, जहाँ पे वो लोग हाईलाइट करते थे कि जो एक्सपीरियंसेस थे वुमेन के, कि किस तरह से जो है वुमेन देवर इम्प्रिजन्ड एट होम, उनको घरों में कैद करके रखा जाता था। देवर केप्ट इन इग्नोरेंस, पूरी तरह से इनको इग्नोर किया जाता था। ठीक है, देवर फोर्स टू डू हार्ड डोमेस्टिक लेबर। ठीक है, और देवर ट्रीटेड अनजस्टली, है ना, अनजस्टली ट्रीट किया जाता था बाय द वेरी पीपल जिनके लिए वो काम कर रही हैं, जिनकी सेवा कर रही हैं, जिनको सर्व कर रही हैं, वही लोग बहुत ही अनजस्ट मैनर में इनको ट्रीट करते हैं। ठीक है, ओके। सो ओके, इसके बाद जो है 1880s की बात की जाए तो यहाँ पे कई वुमेन सोशल रिफॉर्मर्स जैसे कि महाराष्ट्र से ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई, दे रोड विद पैशनेट एंगर अबाउट द मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन, स्पेशली विडोज़। इनके बारे में ये लिखते हैं और जो है लोगों तक बातें पहुंचाई जाती हैं कि किस तरह से जो है इनकी लाइफ भी काफ़ी मिजरेबल है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा प्रिंटिंग ऑफ फोक लिटरेचर ऑन वुमेन। इसमें अगर हम बात करें तो भाई पंजाब के अंदर, स्पेशली यहाँ पे पंजाब को लेकर के हम बात करेंगे, तो पंजाब में फोक लिटरेचर जो था काफ़ी ज़्यादा प्रिंट किया जाता था अर्ली 20th सेंचुरी से। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं भैया जिनका नाम है राम चड्ढा, इन्होंने अपनी सबसे फास्ट सेलिंग किताब स्त्री धर्म विचार पब्लिश की, जिसमें बेसिकली ही टॉट वुमेन हाउ टू बी ओबीडियंट वाइफ, यानी ट्रेडिशनल रोल्स को किस तरह से परफॉर्म करना है ये बताया गया। इसी तरह से खालसा ट्रैक सोसाइटी पंजाब में जो थी उसने चीप बुकलेट्स की शुरुआत की, जिसमें भी वो क्वालिटीज़ ऑफ गुड वुमेन बताते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा बटाला पब्लिकेशंस। तो बटाला पब्लिकेशन की बात करें तो इस पर हमें शॉर्ट नोट वगैरह लिखने के लिए कहा जा सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। अब बंगाल में एक पूरा पूरा एरिया था जिसका नाम था सेंट्रल कैलकाटा में, जिसे हम बटाला कहते थे, और ये जो है पॉपुलर बुक्स यहाँ पे प्रिंट की जाती थी बेसिकली। कोई भी व्यक्ति यहाँ से जो है चीप एडिशंस और रिलीजियस जो टेक्स्ट हुआ करते थे, बुक्स हुआ करती थी, उनकी चीप एडिशंस को ख़रीद सकता था, या फिर ऐसा लिटरेचर जो ऑब्सीन और स्कैंडलस माना जाता है, यानी जो बच्चों के लिए सही नहीं है बेसिकली पढ़ने के लिए, उसको हम कह सकते हैं ऑब्सीन और स्कैंडलस। दूसरा, बुक्स जो है उनका इलस्ट्रेशन वगैरह जो किया जाता था वो वुडकट से किया जाता था, या फिर जो चीप लिथोग्राफिक कलर्स होते थे उनसे यहाँ पे इलस्ट्रेशन किया जाता था। इसके बाद बात करें कि भाई जो पेडलर्स थे वो यहाँ से किताबें जो है बटाला पब्लिकेशन से लोगों के घरों तक लेके जाते थे, जिसकी वजह से जो वुमेन हैं, महिलाएं हैं, वो अपने लेजर टाइम में इन किताबों को पढ़ पाती थी। ठीक है, अगला हमारे सामने एक इमेज आती है जिसका टाइटल है घोर काली, द एंड ऑफ वर्ल्ड। बेसिकली यहाँ पे जो आर्टिस्ट है वो उसका जो विजन है दिखाने की कोशिश की है, डिस्ट्रक्शन ऑफ जो फैमिली रिलेशंस हैं वो किस तरह से मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, मॉडर्न सोसाइटी के अंदर या वेस्टर्नाइजेशन की वजह से ट्रेडिशनल रोल जो है पूरी तरह से फैमिली रिलेशन ख़राब होते चले जा रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई जो द वाइफ जो है वो टोटली डोमिनेट कर रही है आदमी को। ठीक है, वो उसके कंधे पे चढ़ के बैठी हुई है, और द मैन इज़ ब्रूटल टूवर्ड्स हिज मदर, जो जहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि भाई मदर को यहाँ से चेन से टाई करके हाथ से पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल जो फैमिली, प्रॉपर फैमिली रिलेशंस हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ये दिखाने की कोशिश की गई है। अगली इमेज जो है यहाँ पे एक इंडियन कपल को दिखाया गया है ब्लैक एंड वाइट वुडकट में, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, वेयर द वुमेन इज़ शोन
स्मोकिंग अ हुक्का, और जो मैन है वो वीणा प्ले कर रहा है। तो भाई पूरी तरह से ट्रेडिशनल रोल्स यहाँ पे बदल चुके हैं। इसके बाद एक और इमेज हमारे सामने आती है जहाँ पे एक यूरोपियन कपल को दिखाया गया है सिटिंग ऑन चेयर, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि भाई जो मैन है, ठीक है, जो साहिब हैं, वो लिकर बॉटल जो है यहाँ पे उनके हाथों में दिखाई गई है, और जो मेम साहिब हैं वो वायलिन प्ले कर रही हैं, और ट्रेडिशनल फैमिली रोल को बेसिकली यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब बातें हैं अगले टॉपिक पे, जिसमें जो कि है हमारा प्रिंट एंड पुअर पीपल। तो गरीब लोगों के लिए भाई जो है बहुत ही चीप स्मॉल बुक्स जो हैं मार्केट में लाई जाती थी। ठीक है, 19 सेंचुरी में इवन मद्रास टाउन्स वगैरह में यहाँ पे जो क्रॉस रोड्स होती थी, यहाँ पे इन किताबों को रोड के किनारे रख के बेचा जाता था, जिससे गरीब आदमी भी इनको जो है ख़रीद सके। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरीज़ वगैरह सेटअप की गई ताकि किताबों तक इनका एक्सेस जो है बढ़ाया जा सके। ठीक है, सिटीज़, टाउन्स और प्रॉस्परस विलेजेस के अंदर इस तरह की पब्लिक लाइब्रेरीज़ बहुत तेज़ी से सेटअप होती हैं, और जो रिच लोकल पैटर्न्स थे उनके लिए एक कह सकते हैं इट वाज अ वे ऑफ एक्वायरिंग प्रेस्टीज, है ना। एक लाइब्रेरी सेटअप करना समाज में अपने प्रेस्टीज को और बढ़ाने का एक तरीका माना जाता था। ठीक है, अगली एक इमेज हमें दिखाई जाती है जिसमें एक नाम लिखा हुआ है भाई, लक्ष्मी नाथ बेस बरुआ। ठीक है, तो इनको जो है, इनको कहा जाता है, ही वॉज नोन एज अ डॉयन। डॉयन मीन्स जैसे लेजेंड कह सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न असामीज़ लिटरेचर का। ठीक, और इनको जाना जाता है इनके फेमस, इनका जो फेमस वर्क है वो है ग्रैंड मास टेल्स। पूछा जा सकता है कि भाई ग्रैंड मास टेल्स या डॉयन ऑफ मॉडर्न असामीज़ लिटरेचर किसे कहा गया है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में सवाल हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, या इमेज दी जा सकती है रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कह सकते हैं कि जो असम का पॉपुलर सॉन्ग है उसको भी लिखा। उसका टाइटल है ओ माय बिलव्ड लैंड। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से हमारे लिए ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं, तो इसको हमें ध्यान रखना है। अगला है कास्ट एंड क्लास डिस्क्रिमिनेशन। ये एक नया मुद्दा था जिसके ऊपर लिखा जाने लगता है तेज़ी से। तो लेट 19 सेंचुरीज से जो इशू था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, ये भी लिखा जाने लगा। ठीक है, ज्योतिबा फुले अ, अ, जो थे रिफॉर्मर थी, रिफॉर्मर थे। ठीक है, इन्होंने भी जो है लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट्स शुरू किए। इन्होंने जो कास्ट सिस्टम की वजह से जो इनजस्टिस हो रही थी सोसाइटी में, उसके बारे में लिखा। गुलामगिरी नामक की जो इनकी किताब थी 1871 में आई थी उसमें। इसके अलावा 20वीं सेंचुरी में B.R. अम्बेडकर महाराष्ट्र में, और E.V. रामाना स्वामी नायकर मद्रास में। ठीक, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता था, इन लोगों ने कास्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिखा। जो डिस्क्रिमिनेशन जिस तरह से प्रैक्टिस किया जा रहा था इंडियन सोसाइटी के अंदर, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। इसके अलावा कई लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट्स जो है की वजह से कह सकते हैं। ठीक है, या जो सेक्ट से उन्होंने पॉपुलर जर्नल्स की शुरुआत की। ठीक है, जिसमें एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को क्रिटिसाइज़ किया जाता था, और एक नए कल्पना की जाती थी, एक नए और जस्ट फ्यूचर की, जहाँ पे सभी लोग बराबर होंगे। ठीक है, वर्कर्स ऑन क्लास डिस्क्रिमिनेशन। वर्कर्स जो थे फैक्ट्रीज वगैरह में जो काम करते थे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा ओवरलुक किया जाता था। ठीक है, ओवरलुक किया जाता, ओवरलुक्ड, और दे लैक द एजुकेशन टू राइट मच अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस। ज़्यादातर जो वर्कर्स थे वो इलिटरेट थे, तो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको वो उनके बारे में वो लिख नहीं पा रहे थे। बट फिर भी कुछ लोग, जैसे कि यहाँ पे नाम लिया गया है भाई काशी बाबा, जो कि कानपुर में मिल वर्कर थे। ठीक है, ही रोट एंड पब्लिश्ड छोटे और बड़े का सवाल नाम से इन्होंने किताब लिखी 1938 में, जिसमें इन्होंने कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन के बीच में जो लिंक्स हैं उनको स्टैब्लिश किया, दिखाया। ठीक है, कि किस तरह से कास्ट और क्लास डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस किया जा रहा है। द वर्कर्स द पोएम, इसी तरह से एक और कानपुर में दूसरे मिल वर्कर थे। ठीक है, इनकी पोएम्स का एक कंपाइलेशन आया जो कि सुदर्शन चक्र के नाम से, मतलब इनका जो पेन नेम था वो था सुदर्शन चक्र, इस नाम से ये लिखते थे 1935 से 55 के बीच में।
और इनकी जो पोएम्स थी, इनका कलेक्शन पब्लिश होता है सच्ची कविताओं के नाम से। ठीक है। इसी के बाद 1930s के अराउंड जो है बेंगलोर में जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उन्होंने लाइब्रेरीज़ वगैरह सेटअप की अपने आप को एडुकेट करने के लिए। दिस वाज एक्चुअली बॉम्बे वर्कर्स के एग्जांपल को फॉलो करते हुए इन्होंने ऐसा किया। ये जो लाइब्रेरीज़ वगैरह थी इनको सोशल रिफॉर्मर्स वगैरह स्पॉन्सर करते थे, जिनका प्रयास ही था, ठीक है, कि जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन को अपलिफ्ट करना। ठीक है। दे ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेसिव जो ड्रिंकिंग थी इनमें, इस वर्कर्स वगैरह को ड्रिंकिंग गिव अप करने के लिए इन लोगों ने मोटिवेट किया। लिटरेसी रेट बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है। और नेशनलिस्ट जो नेशनलिज्म का मैसेज है उसको इन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश रहती थी सोशल रिफॉर्मर्स की। तो उसी के चलते यहाँ पे इनको शिक्षित करने की दिशा में कह सकते हैं जो है इस तरह की लाइब्रेरीज़ वगैरह सेटअप करने में ये लोग स्पॉन्सर्स का रोल प्ले करते थे। ठीक है। अब बात करेंगे हम यूनिट 9 की प्रिंट और सेंसरशिप। तो बिफोर 1798 जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं थी सेंसरशिप को लेकर के। और शुरुआती तौर पे अगर देखा जाए तो जो भी मेजर्स लिए गए प्रिंटेड मैटर को कंट्रोल करने के लिए दे वर डायरेक्टेड अगेंस्ट जो इंग्लिश मैन थे इंडिया में, उन पे ही इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए जो कंपनी मिसरूल को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करते थे। कंपनी बेसिकली इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी कि भाई अगर हमारे ही लोग हमको क्रिटिसाइज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है ऐसे क्रिटिक्स को यूज़ किया जा सकता है इंग्लैंड में इनकी जो ट्रेड मोनोपोली है इंडिया में उस पर अटैक करने के लिए। यानी मतलब मेजर डर जो था इनका वो था कि भाई इनकी जो ट्रेड मोनोपोली है भारत में कहीं वो ना ख़त्म हो जाए। इसीलिए शुरुआती जो मेजर्स लिए गए सेंसरशिप अडॉप्ट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए चीज़ों को, वो जो इंग्लिश मैन थे उन्हीं के खिलाफ लिए गए। बाय 1820s कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे यहाँ पे रेगुलेशंस पास किए फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्टल करने के लिए। और कंपनी ने यहाँ पे जो ऐसे न्यूज़पेपर्स थे जो ब्रिटिश रूल को सेलिब्रेट करते थे, उसके बारे में अच्छी बातें लिखते थे, उनको एनकरेज किया गया। 1835 में कई सारे पिटिशंस वगैरह पे यहाँ पे जो है सबमिट होते हैं बाय द एडिटर्स ऑफ इंग्लिश और वर्नाक्यूलर। कई सारे जो इंग्लिश और वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर्स थे उनके एडिटर्स एक साथ मिलके यहाँ पे कई सारे पिटिशंस जो है यहाँ पे भेजते हैं, जिसकी वजह से गवर्नर जनरल बेंटिक जो है यहाँ पे प्रेस लॉज को रिवाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद थॉमस मैकॉले ने, जो कि एक लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल थे, इन्होंने नए लॉज फॉर्मुलेट किए, नए लॉज बनाए और पुरानी जो फ्रीडम्स थी उनको रीस्टोर कर दिया गया। ठीक है। अब बात करेंगे हम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की। तो 1857 का जो रिवोल्ट था, ठीक है भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि प्रेस का बहुत एक अहम रोल रहा है इसमें, तो इसी वजह से जो एटीट्यूड था गवर्नमेंट का फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर के वो चेंज हो जाता है। ठीक। गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है पूरी तरह से जो नेटिव प्रेसेस थे उनको क्लैम डाउन करने की डिमांड जो है यहाँ पे फॉरवर्ड की गई। ठीक है। वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर्स दे बिकेम असर्टिवली नेशनलिस्ट और कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी यहाँ पे इनको कंट्रोल करने के लिए नए मेजर्स, क्या मेजर्स यहाँ पे अडॉप्ट किए जा सकते हैं, इसको लेकर के डिबेट वगैरह शुरू हो चुकी थी। 1878 में इसी को लेकर के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया जाता है, जिससे गवर्नमेंट जो है कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास ये राइट्स आ जाते हैं कि भाई जो रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश हो रही हैं या एडिटोरियल्स वगैरह पब्लिश हो रहे हैं उनको यहाँ पे वो सेंसर कर सकते थे। ठीक है, वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में। तो इसके बाद से गवर्नमेंट जो है एक रेगुलर ट्रैक यानी रिकॉर्ड रखने लग गई वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर्स का, जो अलग अलग प्रोविंसेस के अंदर पब्लिश हो रहे थे। जैसे ही कोई रिपोर्ट जो है यहाँ पे सेडिशियस पाई जाती थी, डाउटफुल या लगता था कि भाई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है कुछ, ठीक, तो उस न्यूज़पेपर को पहले वार्निंग दी जाती थी और अगर उस वार्निंग को इग्नोर किया जाता था तो प्रेस को जो है यहाँ पे सीज़ कर दिया जाता था। ठीक है, और उसकी मशीनरी वगैरह को कन्फिस्केट कर लिया जाता था। ठीक है। कुछ और इम्पॉर्टेंट जानकारियां हैं जो छूट जाती हैं, इनको भी देख लेते हैं। बॉक्स 4 की बात करेंगे भाई। तो कह रहा है कि कभी कभी गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होती थी ऐसे कैंडिडेट्स को ढूंढने में जो उनके लॉयल न्यूज़पेपर्स हैं, उनके लिए जो एडिटर्स वगैरह हैं उनको ढूंढने में प्रॉब्लम होती थी। जैसे कि यहाँ पे नाम लिया गया है सैंडर्स का, जो कि एडिटर थे स्टेट्समैन के, द स्टेट्समैन के।
ठीक है, अब हमसे पूछा जा सकता है कि भाई द स्टेट्समैन के एडिटर कौन थे? सैंडर्स। ठीक है, 1877 में जब इसकी शुरुआत हुई थी। इनको जब अप्रोच किया गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो इन्होंने सीधा सीधा पूछा कि भाई उन्हें कितना पे करेंगे ये लोग फॉर द लॉस ऑफ फ्रीडम, है ना, क्योंकि सैंडर्स को भाई अब गवर्नमेंट के अंडर में काम करना था, उनके लिए पब्लिश करना था। ठीक है, तो लॉस ऑफ फ्रीडम के तरीके से इन्होंने इसको समझा। इसी तरह से द फ्रेंड ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर था, उसने गवर्नमेंट की सब्सिडी को रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि भाई इसकी अगर वो इस सब्सिडी को एक्सेप्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट यहाँ पे उन्हें अपनी तरफ ओबीडियंट होने के लिए फोर्स करेगी। ठीक है, द पावर ऑफ प्रिंटेड वर्ड इज़ मोस्ट ऑफन, इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पे इसको रेगुलेट या सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी, तो हम पावर ऑफ प्रिंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, द कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है कंटिन्यूसली ट्रैक रखती थी ऐसी किताबों का, न्यूज़पेपर्स का, जो भारत में पब्लिश हो रही हैं, और कई सारे लॉज यहाँ पे पास किए जाते थे प्रेस को कंट्रोल करने के लिए। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, दो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स लाए जाते हैं, जिससे 22 न्यूज़पेपर्स को जो है यहाँ पे सिक्योरिटी देने के लिए कहा जाता है, और इसमें से 18 न्यूज़पेपर जो हैं यहाँ पे बंद हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑर्डर्स के साथ कंप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से द सेडिशन कमेटी रिपोर्ट आती है रॉलेट के अंडर में 1919 में, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा यहाँ पे जो कंट्रोलिंग पावर है गवर्नमेंट की वो बढ़ जाती है। ठीक है, पेनाल्टीज़ वगैरह कई से इम्पोज की जाती हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के ऊपर। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाया जाता है, जिससे सेंसरशिप वगैरह जो है यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, वॉर रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर सारी ही रिपोर्ट जो थी इवन क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर, दे केम अंडर दिस परव्यू, इसी के अंडर में आ जाती हैं। और अगस्त 1942 में 90 न्यूज़पेपर्स जो थे इस तरह से प्लान करके सप्रेस कर दिए गए। लास्ट टॉपिक हमारा सोर्स एफ, गांधी जी इन 1922 में इन्होंने क्या कहा भाई? इनका कहना था कि जो लिबर्टी ऑफ स्पीच है, लिबर्टी ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब इनको क्रश करने की कोशिश कर रही है, जो कि 3 पावरफुल व्हीकल्स हैं ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड कल्टिवेटिंग पब्लिक ओपिनियन। तो हमसे पूछा जा सकता है कि भाई एज़ पर गांधी जी जो 3 पावरफुल व्हीकल्स हैं ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड कल्टिवेटिंग पब्लिक ओपिनियन वो क्या है? तो हम वो यहाँ से बता सकते हैं कि भाई लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ द प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। ठीक है, अब इतना ज़्यादा रिप्रेसिव मेजर्स के आने के बावजूद जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स थे उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही थी अभी भी। ठीक है, वो लगातार जो है कॉलोनियल रोल को मिस रूल को रिपोर्ट कर रहे थे, और नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ को यहाँ पे इनकरेज किया जा रहा था। अटेम्प्ट्स टू थ्रॉटल नेशनल क्रिटिसिज्म, अब जिस तरह से गवर्नमेंट यहाँ पे है जो नेशनलिस्ट को क्रिटिसाइज़ कर रही थी, ठीक, इससे इवन और मिलिटेंट जो प्रोटेस्ट है उसको वो प्रोवोक हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से एक नई साइकिल जो है यहाँ पे शुरू हो जाती है, ठीक, प्रोसिक्यूशन और प्रोटेस्ट की। जब पंजाब में रेवोल्यूशनरीज़ को डिपोर्ट किया जाता है 1907 में, तो बाल गंगाधर तिलक जो है इनके बारे में अपने न्यूज़पेपर में केसरी में लिखते हैं। ठीक, केसरी एक मराठी न्यूज़पेपर था जिसकी शुरुआत 4 जनवरी 1881 में बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। और ये न्यूज़पेपर जो था बेसिकली ये एक स्पोक्स पीस के तौर से पे काम कर रहा था जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसके बारे में। इसी की वजह से इवन इनको इम्प्रिजन किया जाता है 1908 में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिलते हैं भारत में। तो इस तरह से चैप्टर एंड होता है हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, पर शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग और दूसरे चैप्टर्स भी ज़रूर देखें।